द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज क्वांटम नंबर्स। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि भाई देखो, इसको इस तरीके से समझो कि क्वांटम नंबर्स क्या है, या रुक जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं, कल हमने इक्वेशन देखी थी श्रोडिंगर, देखा ये टंग ट्विस्टर है भाई, डिंजर, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ना, वेव इक्वेशन, इसमें हमने एक साई वेव फंक्शन देखा था। अच्छा, वेव फंक्शन कुछ एक्स फंक्शन ऑफ, ये तो समझ रहे होंगे ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इस तरीके से होगा कुछ, या एक और तरीका होता है इसको एक्सप्रेस करने का, बट फॉर द टाइमिंग लेट्स से कि वो 3 डायमेंशनल फंक्शन है, तो एक्स वाई जेड उसमें 3 होंगे, ठीक। अच्छा इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एनर्जी भी आएगी, ठीक है ना, एनर्जी भी आएगी, और इसका क्वांटम नंबर्स आएंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हो तो एनर्जी, मतलब जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करोगे, ये एक साई होगा, इसको इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा या किसी ऑर्बिटल के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ से एनर्जी आएगी और क्वांटम नंबर आएंगे। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ऑर्बिटल्स के लिए करते हैं हम इसको सॉल्व, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये क्लियर रख लेना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर एवरी ऑर्बिटल, ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें उस ऑर्बिटल की एनर्जी और उस ऑर्बिटल के रिगार्डिंग क्वांटम नंबर्स आएंगे, ठीक। अच्छा जी, तो ये तो समझ में आ गया कि क्वांटम नंबर्स आएंगे। अब ये क्वांटम नंबर्स होते क्या है उसको सोचो। कल मैंने तुम्हें एक वो दिया था, एक एनालॉजी दी थी कि भाई शेल क्या है, शेल इज़ योर लोकेलिटी, याद है ना, कल का जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें मैंने कहा था कि भाई जो शेल है, अगर मेरे को जानना है कि तुम रुड़की में कहाँ रहते हो, है ना, तुम्हारा लोकेशन मुझे चाहिए रुड़की में, तो मुझे क्या क्या की ज़रूरत होगी कि भाई तुम किस मोहल्ले में रहते हो, पहले ये जो लोकेलिटी की ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर हमें उसमें हाउस नंबर इसकी ज़रूरत होगी, भाई जिस लोकेलिटी में रहते हो उसमें कौन से मकान में रहते हो, या कौन सा मकान नंबर है तुम्हारा, ठीक। फिर मैंने क्या कहा था कि उस मकान में किस रूम लिख रहा हूँ, रूम नंबर, ठीक है, रूम नंबर या रूम बेसिकली जिस पे हो गए, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। अच्छा, और ठीक, तो शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल, ठीक, इनको हम एनालॉजी के हिसाब से देख सकते हैं। तो अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, ठीक है, तो मुझे ये तीनों चीज़ जाननी जरूरी है कि भाई वो कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है और कौन से ऑर्बिटल में है ना। जैसे तुम्हारे बारे में जानना था तो मुझे तीनों इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वैसे मुझे ये तीनों इन्फॉर्मेशन चाहिए हैं, ठीक है। तो इन तीनों को जानने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम इन तीनों को जानने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अच्छा तो अभी के लिए ये देखो, यहाँ पर ये जो शेल होता है इसे एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें इन तीनों की ज़रूरत होगी, ये तीनों के तीनों हमारे उस इक्वेशन से जो हमने अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी उससे आएगा। क्लियर होगी बात, उससे आएगा हमको, उसे सॉल्व करेंगे तो हमें n की एक वैल्यू आएगी, l की एक वैल्यू आएगी, m की एक वैल्यू आएगी। इन तीनों वैल्यूज़ के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी समझो। देखो, अगर मैं बोर मॉडल की बात करता हूँ तो बोर मॉडल में हमें क्या एटमैक्स चाहिए था, हमें ये चाहिए था कि भाई nth ऑर्बिट, अगर हमें पता है कि किसी एटम का, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं फॉर दैट मैटर, हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है वो जहाँ पर भी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो पता कैसे चलता था कि भाई अगर हमें nth ऑर्बिट पता है तो हमें Rn पता चल जाएगा, ठीक। तो कहाँ पर है हमें ये पता चल गया, ठीक है। इन बोर्स ऑर्बिट, इसको एक सेकंड के लिए किनारे रख लेना, ये यूँ समझ लो थोड़ा बाद का पार्ट है, इसको बात करते हैं, ठीक है। तो बोर मॉडल में, ठीक है, बोर्स मॉडल में तुम्हें किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जानने की जगह कहाँ पे है वो, ये जानने के लिए n की ज़रूरत थी। अगर तुम्हें n पता था तुम्हें Rn पता चल जाता था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ जाननी थी तुम्हें, इसके अलावा तुम्हें 2-3 चीज़ें और जाननी थी। व्हाट वाज दैट, एक तो तुम्हें रेडियस जानना होता था, दूसरा तुम्हें क्या जानना होता था, रेडियस हो गया, दूसरा उसकी वेलोसिटी, उस रेडियस में उसकी वेलोसिटी क्या है, यही तो चीज़ें जाननी है ना भाई। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो प्राप्त करनी है, तो हमें ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, ठीक है। वेलोसिटी होगी, फिर एनर्जी हो गई, अगर एनर्जी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हमें मिल जाएगी अपने आप से, ठीक है। और इसका एंगुलर मोमेंटम,
और ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चल रही थी? सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से, n से। अगर हमें n पता था तो हमें ये भी पता चल जाएगा, हमें ये भी पता चल जाएगा, हमें ये भी पता चल जाएगा, हमें ये भी पता चल जाएगा। सबके फॉर्मूले में तुम्हें याद होगा, इन तीनों के फॉर्मूले में n और z वेरिएबल्स थे। जब मैंने एटम या आयन फिक्स कर दिया तो z भी फिक्स हो गया, तो z इज नो लॉन्गर अ वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट। दैट मीन्स ओनली n कैन रिवील द वैल्यू ऑफ दिस। n की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम इन तीनों की वैल्यूज यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट दैट, ठीक। इसकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है n, जिसकी वजह से हमें सब कुछ पता चल गया, ठीक। अब इसी चीज़ को हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में लगाते हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा से मिटा रहा हूँ, इसकी एनालॉजी मैं दोबारा दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ, अब हम बात करते हैं, ये तो किसकी थी? बोर्स मॉडल की, ठीक है। ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं है यार, क्वांटम नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर्स, ठीक है जी। तो क्वांटम नंबर्स में सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी मैंने कि क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो आते कहाँ से हैं, मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। वो आए कहाँ से? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, उसको बताना। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मैंने लिखा था, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इस पे आ जाओ कि बोर मॉडल में हमने देखा कि एक जो नंबर है वो ये सब चीज़ों को बताने के काम आता है, ठीक। लेकिन अब मैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करूँ तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भाई फिक्स पाथ नहीं है, तो फिक्स पोजिशन का कोई फंडा ही नहीं है, ठीक है। फिक्स पाथ नहीं है तो फिक्स पोजिशन का फंडा नहीं है, तो वहाँ पे रेडियस का कोई फंडा नहीं है, ठीक। वेलोसिटी क्या है? इट कीप्स ऑन डिफरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर एंड वन पॉइंट इन टाइम टू द अदर। क्या होगा? उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहेगा और मतलब वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर रही है, तो इस कॉन्सेप्ट का भी कोई मतलब नहीं होगा हमारे लिए। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में रेडियस का कोई मतलब नहीं, वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं, लेकिन एनर्जी का तो मतलब है ही, ठीक है। एनर्जी का मतलब है, तो हमें एनर्जी जाननी ज़रूरी है, ठीक। तो एनर्जी जानने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि कौन से शेल में है, ठीक है। एनर्जी जानने के लिए हमें शेल की ज़रूरत पड़ती है कि कौन से शेल में है, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ सब शेल कौन सा है? याद होगा कल मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो एक एनर्जी लेवल होता है वो सिंगल एनर्जी लेवल नहीं होता, इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल स्मॉलर एनर्जी लेवल्स, और इस एक बैंड को हम कहते हैं ये एनर्जी लेवल हो गया। तो दिस एनर्जी लेवल इज कंसिस्टिंग ऑफ या इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर एनर्जी लेवल्स, ठीक है, सब शेल्स। क्लियर हो गई? तो ये दोनों मिलकर तुम्हारे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताते हैं, ठीक। अच्छा, नाउ हमें रेडियस नहीं पता या रेडियस पता करने का मतलब ही नहीं है इसमें तो हम एटलीस्ट ये तो बता ही सकते हैं, या ये तो हम पूछ ही सकते हैं ना कि किस रीजन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, मतलब किस रीजन में कितनी है ना। किसी रीजन में ज़्यादा हो सकती है, किसी रीजन में कम हो सकती है, तो हम रीजन वाइज तो जा सकते हैं ना कि भाई इस रीजन में, इस वॉल्यूम में कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। हम यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक टर्म्स में नहीं जा सकते कि भाई इससे इतनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन होगा, नो नॉट लाइक दैट, बट हम ये बोल सकते हैं कि किसी रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक। तो वो कल मैंने बताया था कि किसी रीजन में, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, हम उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल, ठीक है। और ऑर्बिटल जो होता है वो उसकी रीजन की बात करता है कि जिसमें वो प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये दोनों के दोनों जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऑर्बिटल जो होता है वो रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? और कल मैं इसकी एनालिसिस दे ही चुका हूँ कि क्या है ये, दिस इज, ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है बोल के, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये तुम लिख लेना कि इनका मतलब नहीं है, इसमें किस चीज़ का मतलब है एक और, वो हम देखेंगे, दैट इज स्पिन। लोग वो एनालॉजी रुको, इसके स्पिन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक तो वो इधर रैंडम कहीं पे भी घूम रहा है, ठीक है, इट इज़ नॉट रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज़ गोइंग इन रैंडम डायरेक्शन, ठीक। लेकिन वो साथ में क्या करता है? जैसे अर्थ क्या करती है? अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, सॉरी रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो सेम वे इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो ये जो स्पिन है ये एक अलग चीज़ हो गई जो कि उसकी स्पिनिंग की बात करता है, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ठीक है जी। तो ये दोनों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए यहाँ पे एनर्जी का मतलब है जो हम इससे निकाल पाते हैं, हमारे यहाँ स्पिन का मतलब जो हम इस पे निकाल पाते हैं, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन, ठीक है, वो ऑर्बिटल हो गया। तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए,
हमें ये नहीं जानना अब, क्योंकि ये जानने लायक है ही नहीं। तो ये बोर मॉडल के केस में था कि हमें ये जानने की ज़रूरत थी, हमने जान लिया। लेकिन QMM में हम ये नहीं जान सकते, हम ये तीनों चीज़ें जान सकते हैं और इनके थ्रू जान सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ कि हमें क्या क्या काम का है। ठीक है, ये काम की चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है मैं इनको मिटा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, साथ में एनालॉजी लिखूँगा। ठीक है, एनालॉजी कैसे? देखो भाई, कल मैंने क्या बताया था, ये लोकेलिटी है, दिस इज़ योर लोकेलिटी, दिस इज़ योर हाउस नंबर, ठीक है, एंड दिस इज़ योर रूम नंबर। और अगर स्पिन को इस तरीके से देख लो कि बेड नंबर, किस बेड पे सो रहे हो, या बेड पे सो रहे हो या ज़मीन पे सो रहे हो, इस तरीके से देख लो बस। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जो एक इलेक्ट्रॉन के, ये जो 4 चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन के, जो 4 अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, अवस्थाएं या स्टेट्स हो सकती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे ये 4 चीज़ें। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इसको बताने वाला, शेल को बताने वाला एक क्वांटम नंबर होता है जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? अच्छा, सब शेल को बताने वाला एक होता है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम होता है अज़ाईमुथल क्वांटम नंबर। अज़ाईमुथल की स्पेलिंग ये होगी भाई, अज़ाईमुथल। देखो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी है, मैंने इसलिए शॉर्ट में लिख लिया, तुम पूरा लिख सकते हो, अज़ाईमुथल क्वांटम नंबर। सेम वे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला या किस रीजन में इलेक्ट्रॉन होगा, किस डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन में होगा, उसको रिप्रेजेंट करने वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, और सेम वे किस ओरिएंटेशन से हो रहे हो, ठीक है, कि आई मीन जैसे स्पिन है, स्पिन कैसे कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। तो उसको बस मैंने ऐसे बता दिया कि बेड पे सो रहे हो या नीचे सो रहे हो, मतलब 2 स्टेट्स हैं, 2 ही तो पॉसिबिलिटीज है ना, या तो नीचे सो गए या बेड पे सो गए, इस तरीके से बता दिया। इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगी ये बात? ठीक है जी, तो तुम देख रहे हो, दोबारा से बता रहा हूँ कि बोर मॉडल में सिर्फ एक नंबर ने ये जो जानने वाली चीज़ें थी सब बता दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जो काम की चीज़ें जानने वाली हैं, जैसे एनर्जी हो गई, जैसे किस रीजन में वो उसके एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है, और उसका स्पिन क्या है, ये जानने वाली चीज़ें हैं। इसे जानने के लिए हमें 4 अलग अलग नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है, 4 अलग अलग नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, और यही 4 नंबर होते हैं जिनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। दीज 4 नंबर्स, दिस सेट ऑफ 4 नंबर्स इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स, है ना, ये क्वांटम नंबर्स हैं। गॉट दिस? ठीक है जी, ओके। ठीक, इसको मिटा रहा हूं मैं जरा, एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे जब स्मॉल l लिखा है ना, तो इसमें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये n क्या है, l क्या है, m क्या है, ये क्या भला है, मतलब, है ना। हाँ, वो बोर मॉडल ही अच्छा था, उसमें तो सिर्फ एक था, है ना, n, एक ही स्मॉल n था, एक ही नंबर था, उसको जान लो तो बाकी सब जान लोगे, है ना। और वो इट वॉज रियली ईजी टू हैंडल दैट। लेकिन और तुम्हें पता भी था कि उस n का मतलब क्या है ना। तो यहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं, वो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ। n जो बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो बताता है कि कौन सा शेल है। शेल कौन कौन से होते हैं भाई? K, L, M, N। अब बोलोगे हाँ अभी कुछ फेमिलियर आया, K, L, M, N तो हमको पता है। तो दिस n ओवर हियर, जो कि n तुम्हारा बोर मॉडल में भी था, ये वही वाला n है। यहाँ पर ये, और वहाँ पे तो ऑर्बिट को भी बोलता था ना, मैं ऑर्बिट क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं ऑर्बिट के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, मैं शेल्स के टर्म्स में बोल रहा हूँ कि शेल K, L, M, N, O, P कौन सा वाला है। ठीक है, तो n ये बताएगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो K 2 3 4 5 6। आर वी क्लियर? तो n टेल्स यू द नंबर ऑफ द शेल, कि कौन सा एनर्जी लेवल या कौन सा एनर्जी वाला शेल है। ठीक, अच्छा, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड L। L ऑल्सो टेल्स यू कि कौन सा सब शेल होगा। सब शेल कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है S, P, D, F, G, H, I, J, K, बहुत सारे होंगे, बस हमें इन 4 से मतलब है, इससे भी मतलब नहीं है। जो तो लिख दिया मैंने, क्योंकि तुम्हारी NCERT में भी दिया, और एक्चुअली में ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि अभी तक तो मैंने नहीं देखा 118 एलिमेंट्स में, बाकी हो सकता है फ्यूचर में दिखे। तो ये S, P, D, F है। ठीक है, ये सारे के सारे L की बात करते हैं। L से हमें पता चल जाएगा कौन सा सब शेल है। ठीक, अगर S है तो हम कहेंगे L है, L की वैल्यू 0 है तो हम S को S बोलेंगे, L की वैल्यू 1 है तो P, 2 है तो D, और 3 है तो ये F, और 4 है तो G। तो ये 4 वैल्यू याद रखना कि L की वैल्यूज अगर 0 1 2 3 होगी तो S, P, D, F होगा। ठीक, S की एनर्जी कम होती है, P की थोड़ी ज़्यादा होती है, D की थोड़ी और ज़्यादा होती है, F की थोड़ी और ज़्यादा होती है। तो तुम्हें दिख रहा है कि शेल के अंदर, मतलब एनर्जी लेवल के अंदर एक सब एनर्जी लेवल है, उसमें क्या है, छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स हैं जो कि एक दूसरे से
कम ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और भी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, नाउ ये हो गया M। तो यहाँ पर इसने क्या बता दिया, इसने एनर्जी बताई, इसने एनर्जी भी बताई और साथ में ऑल्सो S का शेप पता है तुमको, वो अलग होता है, P का अलग होता है, D का अलग होता है, F का अलग होता है। तो ये एनर्जी के साथ साथ शेप भी बता रहा है। जो L है इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट शेप, ये शेप भी बता रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब M की बात करते हैं। M तुम्हारा ऑर्बिटल की बात करता है, ठीक। तो ऑर्बिटल क्या होता है, वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो अगर मैं बात करूं, जैसे ये कल मैंने बनाया था, सॉरी नॉट दिस वन, अगर ये x है और ये y है और ये z है, तो कल मैंने p को कैसे बनाया था, px को मैंने ऐसे बनाया था क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है वो, गॉट इट। तो अगर मैंने ऐसे बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम हो गई, ऑलमोस्ट जीरो कह लो। z एक्सिस की बात करूं तो जीरो हो गई। क्लियर होगी बात। तो जो m होता है वो ये बताता है कि किस रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी। तो वो कैसे पता चलता है, वो ऐसे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बताता, वो बताता है कि ओरिएंटेशन क्या होगा उस ऑर्बिटल का। जैसे इसमें अगर ये x एक्सिस के अलोंग है तो इसको हम कहते हैं px, और हम कहेंगे px में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी x एक्सिस के अलोंग है। सेम वे अगर मैं इसको y एक्सिस के अलोंग बनाता, अगर मान लो मैं इसको x की जगह y एक्सिस के अलोंग बनाता, तो मैं ये कहता कि भाई ये वाला जो है ये py है और py में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी y एक्सिस पे है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि m जो होता है वो रीजन और ओरिएंटेशन को बताता है, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल या जो भी लोब है उसका, है ना, ओरिएंटेशन को बताता है। और ये किसी भी सबशेल के अंदर पड़े हुए इतना ही जान लो बस। अभी ओरिएंटेशन की बात करता है। ओरिएंटेशन जब मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, अभी मैं इंडिविजुअली भी पढ़ाऊंगा, तो बेसिक बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। और एस मैं बता चुका हूँ, स्पिनिंग है या तो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, ठीक। क्लियर होगी बात, ओके जी। हालांकि मैं लिख सकता हूँ कि एस के लिए तो सिर्फ एस होता है, पी के लिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो होता है डिसाइड किससे होता है, बाय एम, ठीक है, या डी एक्स वाई। क्लियर होगी भाई बात है, ठीक। तो ये तुम देख रहे हो बेसिक क्या है इस पूरे के पूरे उसका। जब टेक अवे इज कि ये 4 नंबर अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से शेल में है, कौन से सबशेल में है, कौन सा ऑर्बिटल में, क्या उसका स्पिन है, क्या उसकी एनर्जी है, क्या उसका शेप है, क्या उसका ओरिएंटेशन है ना, कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, कितना नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे, सब पता चल जाएगा ये, ठीक है। तो ये 4 नंबर जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इनके बारे में 2-4 चीज़ें लिख लो। मैं ऐसे ऐसे छोड़ रहा हूँ और कुछ चीज़ें डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको लिखते चलो। लिखो भाई, टू नो अबाउट द एनर्जी, द रीजन, नहीं, टू नो, ऐसे लिखो, टू नो अबाउट द एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स मॉडल we needed only the value of n, which represented the energy level or orbit, in Bohr's model, ठीक है। ये लाइन लिखोगे, उसके बाद लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, whereas in quantum mechanical model there is a set of 4 quantum numbers, which we need to know to uniquely determine the energy of that electron, the shape of the orbital in which the electron resides, the region of space, third point है, the region of space in which the electron is, या in which the probability, पूरा लिखना पड़ेगा, probability of finding an electron is maximum, the region in which the probability of finding an electron is maximum, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। और चौथा द स्पिन, ठीक है। तो 4 नंबर की जरूरत होगी ये सब जानने के लिए, ठीक। अब ये पूरा का पूरा बना सकते हो, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, स्पिन, ठीक है। ये तुम्हें ये एनालॉजी समझ में आ गई होगी, ये कौन से नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर्स की वजह से हमें क्या जानने को मिल रहा है, और ये इनका एग्जाम्पल्स हो गए कि ये शेल का मतलब क्या हुआ, सबशेल का मतलब क्या हुआ, है ना। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। ये लिख लिया, आप लिखो इसमें साथ में,
दिस सेट ऑफ ये जो तीन नंबर्स हैं यहाँ पे, ये जो 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, दिस सेट ऑफ 3 नंबर्स कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन ऑर्बिटल, मतलब किन्हीं, दोबारा से बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, किन्हीं 2 ऑर्बिटल्स के लिए इन तीनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, यूनिक, अगर ये 3 का मैं एक सेट बना दूं, ऐसे लिख लूँ, अगर मैं इसको एक n, L, M, अगर मैं एक ऐसा सेट बना लेता हूं तो ये एक ऑर्बिटल को यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा, सेम वैल्यू किसी दूसरे ऑर्बिटल के लिए नहीं होगी। ठीक है, तो लिख लो इसमें, द सेट ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स, कौन सा, PQN, AQN, MQN, विल आइडेंटिफाई एन ऑर्बिटल यूनिकली, दैट इज no two orbitals will have the same set of N, L and M. नेक्स्ट लिखो, द सेट ऑफ 4, ये जो पूरे के पूरे हैं, ये सेट ऑफ 4 हैं, दे कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रॉन। तो लिखो, द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स N, L, M and S can uniquely identify an electron, that is no two electrons will have the same set of 4 quantum numbers. तो ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके इनको और काइंड ऑफ इलैबोरेट करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे कि ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा क्यों है। तो कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही कि ऐसा क्यों है, उसको अभी लिख लो, धीमे धीमे सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट लिखो, क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन लिख लो। अब क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन लिखो इसे, the four numbers which give an idea about energy, shape, orientation, and spin of the electron in an atom. Spin of an electron in any atom are known as quantum numbers. ये 4 नंबर जो कि इन 4 चीज़ों को बताते हैं, वो हम कहेंगे क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, ठीक, एक लाइन लिख लो नोट करके। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कैटेगरिकली इस तरीके से नहीं बोला था। मैंने क्या बोला था कि भाई NLM जो होता है, ये तुम्हारा किससे आता है, कहाँ से आता है, जब तुम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हो। ये 3 तो इसको सॉल्व करके आते हैं, और जो S की वैल्यू होती है वो आर्बिट्रेरी वैल्यू है जो हम देते हैं। ठीक है, तो लिख लो, आउट ऑफ दीज फोर NLM are derived from Schrodinger wave equation, and the fourth one, spin is arbitrarily assumed. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ठीक है, 2-3 चीज़ें लिख लो इसमें, इसी के बारे में। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर पॉसिबल, लिख लो, देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर पॉसिबल। ठीक है, देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर पॉसिबल, दे आर डिफरेंशिएटेड बाय साइज, shape and orientation. They are differentiated by size, shape and orientation. देखो, शेप तो तुम्हें पता चल गया, ओरिएंटेशन अभी साइज कैसे पता चलेगा, जितना बड़ा शेल होगा उसके अंदर के ऑर्बिटल का साइज भी उतना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखो, इस पॉइंट को भी लिख लो। ठीक है, दे आर डिस्टिंग्विश, दीज ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। और ब्रैकेट में लिख लेना, बिगर द size of its orbitals. ठीक है, गॉट इट। और डिफरेंट शेप एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी लिख चुके हैं। डिफरेंट शेप्स एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर रीजन या ओरिएंटेशन में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन या डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी
ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। ठीक है, तो लिख लो डिफरेंट शेप्स एंड ओरिएंटेशंस मीन, डिफरेंट शेप्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स मीन, different shapes and orientation of orbitals mean that there is more probability of finding that there is more probability of finding an electron, that there is more probability of finding an electron in a particular region and direction, in a particular region and direction than in other regions or direction, than in other regions or directions, than in other regions or directions. Are we clear? Good. Now let's talk about PQN. इकट्ठे हो गए हो? ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम PQN। भाई साहब PQN क्या है? PQN इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं तो शॉर्ट लिख रहा हूँ, तुम बड़ा बड़ा लिखना ताकि तुम्हें आदत हो जाए। भाई हमें तो पता है कि PQN क्या होता है, लेकिन तुमको बाद में भी पता चलना चाहिए कि PQN क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो PQN, दैट इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर PQN। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से। ये तुम ऑलरेडी जान चुके हो, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब ये क्या क्या बताएगा उसके अलावा वो देखो, लिखो इसमें इट इन्फ्लुएंसेस या इट डिटर्मिन्स, ऐसे लिखो इट डिटर्मिन्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट डिटर्मिन्स द एनर्जी, ये पहला पॉइंट है इसमें, इट डिटर्मिन्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, डिटर्मिन्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, सेकंड, इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी? हमेशा पॉजिटिव होंगी, और कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 ऐसे ऐसे होगी। इसी को हम कह सकते हैं KLMN ऐसे आगे। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट लिख लो, पॉजिटिव। ठीक है जी, ओके। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखना, द लार्जर द वैल्यू ऑफ n द बिगर द साइज ऑफ द शेल, या ये कह लो। हाँ ठीक है, इस तरीके से लिख लो, लार्जर द वैल्यू ऑफ n बिगर द साइज ऑफ द शेल। ठीक है, लार्जर द वैल्यू ऑफ n बिगर द साइज ऑफ द शेल। ठीक है, तो n जो होगा वो साइज को भी डिटरमिन करेगा। कैसे? जो बिगर द वैल्यू ऑफ n बिगर द साइज। इसमें भी क्या है, n जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी भी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनर्जी वाले में मैं ये लिखाना भूल गया, लिखो इसको, n जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट लिखो, फॉर हाइड्रोजन H और H लाइक सिस्टम्स। अभी मैं बोल रहा हूँ कि H लाइक सिस्टम्स के लिए जो एनर्जी है वो केवल n से ही मिल सकती है, मतलब उसका L से कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने अभी क्या बताया था कि भाई n और L, इससे पहले जो मैंने बताया था कि n और L दोनों के दोनों का हाथ होता है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स एनर्जी। लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ n अलोन से ही हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखो फॉर H एंड H लाइक सिस्टम्स, फॉर H एंड H लाइक सिस्टम, H लाइक सिस्टम मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, H लाइक सिस्टम्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन can be solely determined by the value of n only। n लिख लो, बस n only क्यों लिख रहे हो, n लिखो। ठीक है जी, ठीक। ऑल ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब दो चीज़ें और हैं इसमें इंपॉर्टेंट, वो लिखनी है, वो लिखो। अगर मैं पूछूं कि किसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ठीक है, तो ये हमेशा n स्क्वायर आएगा। अभी लिख लो, प्रूव भी कर दूंगा इसको। तो किसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? हमेशा n स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या मैक्सिमम क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं? जस्ट इसका डबल। ठीक है, तो लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कितना आएगा? 2n स्क्वायर। आर वी क्लियर? 2n स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हाँ जी, गुड इनफ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? NH/2π, याद होगा तुमको। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए होगा, तो क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी NH/2π। तो ये लास्ट पॉइंट लिख लेना। हे भगवान,
NH/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम अगर हमें जानना होगा तो वो NH/2 पाई होगा, हमेशा H/2 पाई का मल्टीपल, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं NH हैश, ये NH क्रॉस, तो H क्रॉस का मतलब होता है H/2 पाई, H/2 पाई। ठीक है, चलो जी अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो अगर मैं K शेल की बात करता हूँ तो K में क्या है, N की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। ठीक है जी। अच्छा L की बात करो, 2 × L के लिए N की वैल्यू क्या थी, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, ये 2 2 जाए 8 आ गया। LM, M की वैल्यू क्या है, 3, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 × 3 का स्क्वायर विच इज़ 18। सिमिलरली N का भी आ जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर 32। तो ये कुछ याद आ रहा है, ये भी तो तुम देख ही चुके हैं ना, 2 8 18 32 KLMN है ना, ये हमने देखा है प्रीवियस क्लासेस में 9 10 में, तुमने इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखना था वो इस तरीके से लिखते थे तुम, याद आया, दैट्स इट। ठीक है, सो तुम्हारा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हो जाता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद बारी आती है भैया हमारे अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर की। अज़ाइमुथल की स्पेलिंग अगर किसी को नहीं आ रही हो तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, अज़ाइमुथल या अज़ीमुथल, जो तुम्हें बोलना है बोलो भाई, हमारी भाषा वैसे भी नहीं है ये। ठीक है, हालांकि लैटिन इज़ डिराइव फ्रॉम संस्कृत ओनली। ठीक है, इनफैक्ट द होल ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज एंड द ईरानियन लैंग्वेज आर डिराइव फ्रॉम संस्कृत ओनली। ठीक है, संस्कृत इज़ द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। यस, लेट्स टॉक अबाउट नाउ द अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट होगा, L से। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम AQN से लिख सकते हैं, दिस इज द सेकंड वन, गॉट दिस। ठीक है जी, ये क्या क्या बताता है, सबसे पहला पॉइंट तो लिखना, टू सम एक्सटेंट या डिटर्मिन्स टू सम एक्सटेंट, डिटर्मिन्स टू सम एक्सटेंट या टू अ लेसर एक्सटेंट, ऐसे लिख लेना, सम मत लिखना, टू अ लेसर एक्सटेंट, डिटर्मिन्स टू अ लेसर एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दो क्वांटम नंबर्स डिटरमिन करेंगे, N और L। ठीक है, अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक हुआ तो N ही कर सकता है, N अकेले में अपने आप कर लेगा पूरा काम। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हुए, एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ अगर एटम या आयन के अंदर, तो तब N और L दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिटरमिन करेंगे। गॉट दिस। ठीक है जी, सबसे पहले चीज़ तो तुमने लिख लिया, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा रिप्रेजेंट L से किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इट डिटर्मिन्स द सब शेल और सब एनर्जी लेवल, इट डिटर्मिन्स द सब शेल और सब एनर्जी लेवल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो, इट डिटर्मिन्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, इट डिटर्मिन्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। क्लियर होगी बात, इट डिटर्मिन्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, गॉट इट। नाउ इसके बाद बात करते हैं कि ये इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। तो वैल्यूज़ ऑफ L जो होती हैं, वैल्यूज़ ऑफ L जो होती हैं वो 0 से n-1 तक एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर होगी बात। तो अगर मैं कहता हूँ n = 1 है ये, अच्छा यहाँ पे चलो ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं, मैं ना ये सारा मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस है। हाँ जी, क्या करते थे हम, वैल्यूज़ ऑफ L। ठीक है, देखो भाई, अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 1 - 1 मतलब सिर्फ 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर n-1, 0 2 लिख लो इसको, 0 2 n-1, 2 - 1 मतलब 1, 0 और 1। अगर 3 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2। अगर 4 है तो 0 1 2 और 3। हाँ है ना, क्लियर हो गई बात। तो मैं ये जो बना रहा हूँ ना, एक टेबल बना रहा हूँ, चाहे तो तुम इसको एंड में बना लेना, मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी तुम ये लिख लो और जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो लिखते चलो, और फाइनली एक हम ऐसा टेबल बना देंगे जिसको तुम एंड में बना सकते हो। ठीक है, एंड ऑफ दीज थिंग्स, तब मैं बोल दूंगा तुमके टेबल बनाने के लिए। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ L क्या हो गई ये। अच्छा, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ की मैं बात करूँ, नंबर ऑफ वैल्यूज़, देखो एक तो होती है वैल्यू क्या है L की, और L की कितनी वैल्यू है, ये दोनों चीज़ें अलग हो गई। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ की बात करूँ तो वो हमेशा n के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ पे n = 1 है, L की कितनी वैल्यू है, सिर्फ एक ही तो वैल्यू आई है, वैल्यू एक्चुअली में 0, मतलब L की वैल्यू 0 है लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, सिर्फ 1। 2, n = 2, n की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, टोटल वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 2। यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है, तो यहाँ पे
1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या हो गई? अगर मैं लिखूँ यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़, यहाँ पे कितनी होगी? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो हमेशा नंबर ऑफ वैल्यूज़ किसके इक्वल होंगी? n के इक्वल। n की जो वैल्यू होगी वही नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है जी, ओके। ठीक, ओके। इनफैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज़ पहले बना लेते। ऐसा कर लो इसको ना बेटा, नंबर ऑफ वैल्यूज़ की तरह बना लेना, ताकि मैं, चलो ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। नंबर ऑफ l लिख लो इधर पे, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिख लो। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 1 हो गया, यहाँ 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 0 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 3। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आ गई है? 4 वैल्यूज़। ठीक है जी, ओके। नाउ इसमें हम देख लेते हैं, चलो L किस किस को रिप्रेजेंट करता है ये देखते हैं पहले तो, कि L जो वैल्यू होती है वो मैंने बताया था ना, S P D F, कौन सा सब शेल है इसको बताता है L। S के लिए क्या वैल्यू बताई थी? 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। देखो बेटा, पहली बार में याद नहीं होता क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें अगर पहली बार में समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन क्लियर डिमार्केशन है। 4 क्वांटम नंबर्स हैं, हर क्वांटम नंबर किसी चीज़ को बता रहा है। पहला वाला KLMN को बताता था, कैपिटल वाले, और जो ये बता रहा है ये स्मॉल वाले सबशेल को बता रहा है। ये SPDF सबशेल्स होते हैं, ध्यान रखना। तो 0 1 2 3, अगर यहाँ पे L की वैल्यू 0 आ रही है तो मैं किस बात की, इसे सबशेल का कौन सा सबशेल बोल सकता हूँ? इसको बोल सकता हूँ S। इसको क्या बोल सकता हूँ? S। इसको क्या बोल सकता हूँ? P। ठीक है, इसको S, इसको P, इसको D, इसको S, इसको P, इसको D और इसको F। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ओके। अच्छा, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो, इस सबशेल को, ये किसका सबशेल है? पहले वाले शेल का सबशेल है, तो मैं इसको लिखूंगा, रिप्रेजेंटेशन लिख लेना इसको, रिप्रेजेंटेशन 1S, फर्स्ट वाले शेल का S सबशेल। ठीक है, इसकी बात करूंगा तो किसका सबशेल है? ये सेकंड वाले शेल का S सबशेल। ये कौन सा है? सेकंड वाले शेल का P सबशेल। ये S कौन सा है? थर्ड वाले शेल का S सबशेल। तो 3S 3P 3D, यहाँ पे क्या आएगा? 4S 4P 4D 4F। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर इन दिस? ठीक है, तो तुम मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर 1S में फर्स्ट वाले में सिर्फ S ही क्यों है? फर्स्ट वाले में सिर्फ S ही क्यों है? वहाँ पे D क्यों नहीं है? वहाँ पे F क्यों नहीं है? वहाँ पे P क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? P के लिए वैल्यू क्या आती है भाई? L की 1 है। ठीक, अच्छा, इसमें N की वैल्यू 1 है, तो L की पॉसिबल वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं? 0 से N-1 तक। तो 0 से 1 - 1 मतलब सिर्फ 0 ही तो वैल्यू हो सकती है। तो अगर सिर्फ 0 ही वैल्यू है तो एक ही सबशेल हो सकता है। अगर वहाँ पे P सबशेल होता तो L की वैल्यू 1 आती, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे L की वैल्यू 2 नहीं आ सकती, यहाँ पे L की वैल्यू 3 नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पर D सबशेल नहीं है, यहाँ पर F सबशेल नहीं है। ठीक है जी, आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और लिख लो, इंपॉर्टेंट है, वो है ये अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर जो है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर, ये लिख लो, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और ये है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं? ये यहाँ देखो, एंगुलर मोमेंटम अगर तुम्हें निकालना हो, देखो n इंटू h/2π जो मैंने बोला था, अगर तुम्हें किसी ऑर्बिट का, किसी शेल का निकालना हो तब तुम बात कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल के लिए निकालना हो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो हमेशा वो क्या आएगा? L इंटू L प्लस 1 का अंडर रूट, L इंटू L प्लस 1 का अंडर रूट इंटू h/2π। h/2π को तुम h क्रॉस लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है जी, इट अकाउंट्स फॉर द अपीयरेंस। ठीक है, ये तो हम देख लेते हैं क्या हो गया, L इंटू L प्लस 1 इंटू h/2π। ठीक है, तो ये तुम्हारा हमेशा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इस वजह से क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L डिटर्मिन कर पा रहा है, हम इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक, अगर मैं S के लिए कैलकुलेट करना चाहूँ तो S के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? S के लिए वैल्यू ये 0 है, तो S के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम OAM विल बी इक्वल टू 0। P के लिए क्या आएगा? OAM 1 इंटू 1 प्लस 1 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू h/2π। ठीक है, D के लिए क्या आएगा? 2
इंटू 2 + 1 अंडर रूट ऑफ 6 h/2π। और f के लिए ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 3 12 अंडर रूट ऑफ 12 इंटू h/2π। तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये ऑर्बिटल डिपेंडेंट है, ये किसी भी शेल में हो, चाहे ये 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे ये 3s, तो 35 हो गया भाई, ठीक है, 3s हो 4s हो, कोई भी हो, ये 0 रहेगा। ये है इस वाले केस में, अगर ये 2p है, 3p है, 3d है, ओ सॉरी 4p है, कोई भी है, वो ये रहेगा हमेशा p सब शेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये रहेगा, चाहे वो कोई से भी शेल का p सब शेल हो। ये सेकंड शेल का p सब शेल है, ये थर्ड शेल का p सब शेल है, फोर्थ सब शेल का p सब शेल है। अच्छा d की बात करो, d में हमेशा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यही रहेगा, चाहे वो 3d हो, चाहे वो 4d हो, चाहे वो 5d हो, या कोई भी और हो। इसी तरीके से ये 4f होगा या 5f होगा या 6f होगा, सबके लिए हमेशा अंडर रूट ऑफ 12 इंटू h/2π दिस विल बी दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अच्छा एक लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस पर अभी मैं इलैबोरेट भी नहीं कर रहा हूँ। होता क्या है तुम्हारा, जो मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, ये जो टेबल है ये अब बना सकते हो तुम, ये वाला टेबल तुम अब बना सकते हो, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसके बाद। हाँ, ये पॉइंट क्या है, ये सारा मिटा रहा हूँ मैं। हाँ, ये पॉइंट क्या है कि देखो एक n1 से सॉरी n1 ये है, n2 है मान लो, n2 से n1 आया है ना, हाइड्रोजन की बारे में बात कर रहे हैं, n1 से सॉरी n2 से n1 आया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मतलब जस्ट इसके कंसेक्यूटिव, मतलब ये समझ लो 1 था, ये n = 1, ये n = 2 है, ऐसे समझ लो। n = 2 से n = 1 आया, सिर्फ एक ट्रांजिशन हुआ, एक लैम्डा या एक वेव निकलेगी, एक रेडिएशन निकलेगा, तो लैम्डा विल बी 1, एक लैम्डा। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में क्या होता है कि जब वो लेट्स से n = 2 से n = 1 आ रहा है, तो उसमें एक से ज़्यादा लाइन आती है, तो लैम्डा इज़ नॉट जस्ट 1, वहाँ पे लैम्डा 2, लैम्डा 3 भी हो सकता है। तो ये जो L होता है वो उन ट्रांजिशंस को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो n = 2 जब है तो यहाँ पे कितने एनर्जी लेवल्स हो गए, 2 सब शेल्स हो गए ना, ये वाला, तो 2 सब एनर्जी लेवल्स हो गए। तो मैं इस n = 2 को एक्चुअली में इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो 2 क्लोज लाइन्स आएंगी कि नहीं आएंगी? हाँ, यहाँ पे 2 ट्रांजिशन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, पहले ये बताओ, दिख रहे हैं, गुड। अगर 2 ट्रांजिशन है तो 2 वैल्यूज आएंगे ना लैम्डा की, या 2 रेडिएशन आएंगे कि नहीं आएंगे, सिंपल है। इस तरीके से अगर मान लो मैं थर्ड से सीधे फर्स्ट में आ रहा हूँ, तो थर्ड पे हम क्या है 3 लेवल्स दिखा सकते हैं, क्योंकि 3 है, 3 सब लेवल्स हैं, 3 सब लेवल्स हैं, तो यहाँ पे 3 ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो हमेशा यहाँ पर जो ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वे देखने में लगेगा सिर्फ एक लाइन है, लेकिन जब तुम बहुत मैग्नीफाई करके देखोगे तो वहाँ पे 3 लाइन दिखेंगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये जो 3 लाइन यहाँ पे तुम्हें दिख रही हैं, दिस इज लाइक एक्सप्लेन्ड बाय अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर। तो इसमें लिख लो AQN accounts for the appearance of groups of closely placed spectral lines। ये क्लियर है, ये लिख लेना भाई। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लास्ट वाले की। ऑलमोस्ट एक घंटा हो ही गया है, अब हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये स्मॉल m से बताया जाता है। ठीक है जी, स्मॉल m से बताया जाएगा, तो क्या क्या बताएगा वो देखो, इसमें सब कुछ हो गया ना। ठीक है जी, इसमें क्या क्या बताया जाएगा वो देखो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सबसे पहले बात करते हैं कि ये ओरिएंटेशन की बात करता है। ठीक है, इट टेल्स यू द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल से क्या मतलब है? जैसे देखो मैंने px की बात करी, तो px कहाँ था? x एक्सिस के अलाउंग, तो ये px था। और जब मैंने py की बात करी तो ये कैसा था? y के एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, या फिर y इसको मान लो ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, क्लियर की बात? तो ओरिएंटेशन का मतलब ये हो गया कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और किस में कम है। इसमें x डायरेक्शन में ज़्यादा है, इसमें y डायरेक्शन में ज़्यादा है। क्लियर है? अब ये होता क्यों है, इस तरीके समझो। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड है ना। ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग इन अ लूप, एक गोल गोल सर्कल में नहीं घूम रहा है, लेकिन इसके अराउंड मूवमेंट में तो है। और अगर मूवमेंट में है तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज जनरेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड।
इट इज जनरेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। आर वी क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन ऑर्बिटल ऑर्बिटल नाम है, चलो क्वेश्चन भी दे देंगे तुम्हें। हाँ, ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड में हो सकता है कि कुछ डायरेक्शंस में कुछ डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन की, या यूँ कह लो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये किसी किसी डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी कोई वाला ऑर्बिटल एक्स के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा, कोई वाई के, कोई जेड के, इस तरीके से ओरिएंट हो जाते हैं। तो जो ओरिएंटेशन का फंडा है वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो लिखो इसमें, सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड टू बी मूविंग, since the electron can be considered to be moving in an electron, since the electron can be considered to be moving in an atom, not electron, in an atom, magnetic field will be generated, magnetic field will be generated, and magnetic field will be generated, and this magnetic field can force the orbitals to orient in a fixed direction in space, can force these orbitals to orient in a fixed direction in space। तो क्लियर हो गया, ओरिएंटेशन समझ में आ गया, ठीक है जी, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, दैट इज, अगर मैं बोलूँगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, तो जो m होता है, m की जितनी वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, ठीक है। कैसे देखो, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, पहली चीज़, m की जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा -l to l होगी, मतलब -l से लेकर -l -1 ऐसे करके 0, फिर 1 to l तक, इस तरीके से होगी। क्लियर होगी बात? m की वैल्यूज इससे और इसके बीच में लाई करेगी, तो ऐसे लिख सकते हो, द वैल्यूज ऑफ m will lie between -l to n, -l to l। तो अगर मान लो l इक्वल्स टू 1 है, यस l इक्वल्स टू 0 है, s सबशेल है, ऐसा करते हैं, देखो s सबशेल है। इनफैक्ट यार वो बना दे तुम्हारे लिए, चलो अभी ऐसे देख लो, मैं ये एक बना के तुम्हें एक पिक्चर में दे दूंगा इसको। एस सबशेल अगर हम बात करते हैं, एस सबशेल का मतलब क्या हुआ, l इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, m इक्वल्स टू भाई -l to l, मतलब -0 to 0 मतलब सिर्फ 0, m की कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे 1, क्लियर है। अगर मान लो p सबशेल है, l की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1 हो गई, अच्छा 1 हो गई, तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1, 0, 1, यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी होगी 3। तो यहाँ पर हालांकि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तुमने देखा होगा कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। sp_d सबशेल l इक्वल्स टू 2, ठीक है। 2 होगा तो m कहाँ से कहाँ तक आएगा भाई, -2, -1, 0, 1, 2। यहाँ पे कितनी वैल्यूज हो गई टोटल, 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। इसमें क्या बोल सकते हैं हम इसको, dxy, dyz, dxz, ये क्या हो गया dx² y² और ये क्या हो जाएगा dz², है ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर f सबशेल की बात कर रहा है तो l इक्वल्स टू 3 हो गया, यहाँ पे m की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आएंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। 7 वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, टोटल कितनी वैल्यूज़ आ गई, 7 वैल्यूज़, गॉट इट। तो सिंपल है, SPDF यहाँ पे 7 वैल्यूज़ हो गई, सॉरी SPDF, ये इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें एक ही ओरिएंटेशन है, इसलिए एक ही आ गया। इसमें 3 अलग अलग ओरिएंटेशन थे, एक x, एक y और एक z, तो ओरिएंटेशन इसमें 3 आए थे, तो ये तीनों ओरिएंटेशन आ गए। अच्छा, ये इसमें 5 ओरिएंटेशन थे, इसमें 7 ओरिएंटेशन थे, ठीक। अच्छा, इसमें क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक ऑर्बिटल में कितने सबशेल हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m। तो m की कितनी वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ पे 7 आ रही है, 1 3 5 7। तो तुम देखोगे इसमें एक सबशेल, एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 ऑर्बिटल, तुम देख ही रहे हो, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल, में 7 ऑर्बिटल, ठीक है। तो चाहो तो तुम ऐसे ऑर्बिटल्स यहाँ पे बना भी सकते हो, एक बक्सा होगा, यहाँ पे 2 बक्से होंगे, यहाँ पे 5 बक्से होंगे और यहाँ पे भाई साहब के 7 बक्से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर होगी बात? तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है, ओके। तो इसमें ये चीज़ हो गया, 12+1 वैल्यूज़ हो गई, सब एनर्जी लेवल्स डिटरमिन्ड बाय ब्ला 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 ब्ली 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 ब्लू ब्लू ब्लू, सो डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी हो चुके हैं। अच्छा, इसमें और कुछ है क्या?
बताने लायक, ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, बस एक क्लास में टेबल बनाता, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर ये भी। अपन इसको हटाओ, अब ये पूरा जो बड़ा वाला टेबल है मैं बना के दिखा देता हूँ तुमको। इसे टेबल क्योंकि जगह नहीं है ना, जगह होती तो थोड़ा मैं इसको बना देता एकदम बढ़िया से। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे n की वैल्यू भी लिख रहे हैं साथ साथ। देखो भाई, बड़ा टेबल है, अगर मैं n की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ तो n की वैल्यू अगर या तो 1 हो सकती है, तो l की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये s हो गया, या इनफैक्ट मैं सीधे सीधे साथ साथ लिख देता हूँ, ये 1s हो गया। ठीक है, 1s के लिए m की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है जी। अच्छा, n की वैल्यू अगर 2 है तो इसके लिए क्या हो सकता है, 0 और 1 मतलब 2s और 2p। ठीक है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा एक सेकंड यार, 2p को क्लियर करता थोड़ा सा। 2s होगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2p। ये क्या आ जाएगा, -1 0 एंड 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, px py pz। हालांकि मैं ऐसे px py pz लिख रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि px के करस्पॉन्डिंग -1 होगी। -1 इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। मतलब मैं कह सकता हूँ px के, अगर कोई तुमसे पूछे क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m करस्पॉन्डिंग टू px, तो इट कैन बी 1 0 और -1, कोई सी भी हो सकती है। कोई एक फिक्स वैल्यू इसको नहीं दी गई है, बस ये 3 है, ये 3 है, इतना क्लियर है। तो कोई से इसकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, इसकी भी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, इसकी भी कोई सी वैल्यू हो सकती है, तीनों की सेम वैल्यू नहीं होगी। तुम बोलोगे सर इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, नो। इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, नो। इसकी भी -1 -1 नो। अगर इसने -1 ली है तो इसके लिए ये दोनों वैल्यू बचती हैं। गॉट दैट? ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाले की। ठीक है, ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 3s है तो उसकी एक ही वैल्यू हो गई। ठीक, अच्छा यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 का मतलब क्या हो गया, 3p के लिए क्या हो गया, इसके लिए -1 0 1 मतलब 3p 3s 3px 3py 3pz। ठीक है, तो अच्छा और क्या था, 1 के बाद 2 हो सकती है, 2 मतलब 3d। मैं 3 तक ही करा रहा हूँ, चौथे वाले कराने की जरूरत नहीं है, वो तुम खुद भी, वो इनफैक्ट तुम एज अ होमवर्क लेना, n = 4 करके सारी वैल्यूज़ लिखना तुम। अगर 2 है, 2 के लिए d होता है ना, अगर l की वैल्यू 2 है तो d होगा, और थर्ड वाले सेल का d है तो 3d लिख दिया मैंने। ठीक, अब 3d है तो 3d के लिए क्या आएगा, -2 -1 0 1 एंड 2। इसमें क्या होता है, 3dxy 3dxyz और 3dxz, ये क्या हो जाएगा, 3dx² y² और ये क्या हो जाएगा 3dz²। क्लियर होगी बात? इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर शेल आ गया, सब शेल आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर ये एल की वैल्यूज आ गई, सब शेल्स आ गए। ठीक, अच्छा और क्या है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1s s के लिए कुछ x y z नहीं होता, तो बस इसके लिए कुछ लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ पे हम 2s लिख सकते हैं, यहाँ पे 1s लिख सकते हैं, इसको और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। इसमें कितने 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 आ सकते हैं, 2। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 8। यहाँ से भी प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 2 2 2 2। यहाँ पे टोटल 6 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 2 यहाँ पे 10, तो 8 2 6 और 10 को मिला कितने हो गए, 18। तो 2 8 8 18। अगर तुम नेक्स्ट वाला बनाओगे 4 के लिए, तो ऐसी S P D और F वाला भी बनाओगे, 4S 4P 4D एंड 4F, तो उसमें ऐसे करते चले जाओगे, तुम्हारा यहाँ पे आंसर 32 आएगा। तो फोर्थ वन इन दैट कैटेगरी वॉज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, स्मॉल s से। ठीक है, तो ठीक, इसका एक ही नाम है, इसका और कोई नाम नहीं है, सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर है। हालांकि किसी बुक में तुम ये देखोगे, इस तरीके से लिखा हुआ देखोगे, MS। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये भी ओके है, मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है +½ और एक होती है -½ पहली चीज़ जानने वाली ये है कि S जो है +½ -½ ठीक, ये 2 वैल्यूज़ आर्बिट्रेरीली चोजन है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं से सॉल्व करके आई थी। ठीक है, वी कुड हैव चोजन इट टू बी +1 +2 -1 एनीथिंग, हम इसको कुछ भी चूज़ कर सकते थे। ठीक, इतना ज़रूर है कि जो इसकी वैल्यू होगी उसकी एग्जैक्टली नेगेटिव वैल्यू ये होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? जैसे हम चार्ज को बताते हैं कि भाई चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि उनका नेचर ऑपोजिट है। तो यहाँ पर भी जो भी स्पिन स्टेट होगी उनका नेचर ऑपोजिट होगा, इतना बताता है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे, सबसे पहली चीज़ देखो, टॉक्स अबाउट, ये टेल्स अबाउट दी opposite nature of spin states। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक,
अच्छा, मैं बोल चुका हूँ कि दोनों की दोनों वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती थी, +1 -1 भी हो सकती थी, +2 -2 भी हो सकती थी। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने N, L, M और S लिखा, तो मैंने तुम्हें बताया था कल जब मैंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जो इक्वेशन थी उसके सोल्यूशन के बारे में बताया था, तो उसमें N और L और M जो थे ये सॉल्व करने से आते हैं, ये हम आर्बिट्रेरली चूज करते हैं। तो क्लियर होगी ये बात? ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अच्छा क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये जो स्पिन मैंने यहाँ लिखा है ये क्या होता है? पहली चीज़ तो ये है कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। ये क्वेश्चन जेईई में भी आया हुआ है, कई बार बच्चों ने मुझसे पूछा है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो इसको लिखो स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसे लिखो, स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स, टेल अबाउट द स्पिन स्टेट। तो ये कौन से स्पिन स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें लिखो स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स 2 क्वांटम स्पिन स्टेट्स, 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैव नो एनालॉग इन दी क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब क्लासिकल सेंस में इसका कोई एनालॉग नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स है। मतलब मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा फिजिकली, लेकिन फिर भी समझाना तो है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको बताता हूं कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जैसे, तो ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आर्बिट्रेरली एक को मैंने क्या कह दिया कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमना मतलब ये होता है, ठीक है, और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, अराउंड द न्यूक्लियस नहीं, अपनी, जैसे अर्थ क्या करती है, अर्थ रोटेट करती है, क्या कहते हैं, इट रिवॉल्व्स अराउंड दी सन एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है ना, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होती है। तो सेम वे इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे रोटेट, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगेन जो मैं बोल रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म्स में, वो एक्चुअल स्टेट नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस वन, एक उनमें से क्लॉकवाइज होगा और एक उनमें से एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो मान लो ये क्लॉकवाइज है, मान लो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसका क्लॉकवाइज का मतलब प्लस हाफ नहीं है, यहाँ पे भी मैं लाइक ऐसे समझो, प्लस हाफ है अगर और माइनस हाफ है, और मैंने यहाँ क्लॉकवाइज लिख दिया, ऐसा अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। तो दिस कैन रिप्रेजेंट दिस एंड दिस, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये भी इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि, या कोई अगर तुमसे कहे कि नहीं क्लॉकवाइज सिर्फ प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज, माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, गलत है, ठीक है। यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस, ठीक, ओके। तो कोई सा भी क्लॉकवाइज हो सकता है, कोई सा भी एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, माय बैड, ठीक है जी। ओके, नाउ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें हमें ये एस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं कल भी बता रहा था तुम्हें कि जब तुम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बहुत क्लोजली देखते हो, या हाइड्रोजन के अलावा, नॉट हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन के अलावा बाकी स्पेक्ट्रम्स को अगर देखते हो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के, तो उसमें एक एक जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसको बहुत मैग्नीफाई करके देखोगे तो इट इज़ ऑलवेज लाइक इट स्प्लिट्स इनटू 2s और 3s, ठीक है। तो ये 2s एंड 3s का क्या मतलब है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी का स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। एक स्पिन की एनर्जी स्टेट डिफरेंट होगी, एक स्पिन स्टेट की एनर्जी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस वजह से भी हमें चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। भाई 3 तो हमने बता दिया ऑर्बिटल तक, अभी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से पहचान जाए, तो दोनों की हल्की हल्की जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होती हैं, स्लाइटली, वेरी स्लाइटली डिफरेंट। तो उसमें लिखो द 3 क्वांटम नंबर्स जो NLM थे, द 3 क्वांटम नंबर्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्लेन the line spectra, not enough to explain the line spectra observed in the case of multi-electron atoms, ठीक है जी। This suggests the presence of few more energy levels. This suggests the presence of few more energy levels than the 3 quantum numbers would explain, ठीक है जी। जो 3 क्वांटम नंबर है वो एक्सप्लेन कर पाए, उससे भी कुछ ज़्यादा एनर्जी लेवल्स हैं, और जो मैं बता चुका हूँ कि इनकी जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एनर्जी लेवल्स होंगे स्लाइटली डिफरेंट होंगे। मतलब हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए उनको सेम ले लेते हैं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। दैट्स हाउ वी गॉट टू नो कि एक और क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करता है, जिसको हमने ये इस तरीके से बताया। क्लियर होगी भाई बात ये? ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट
स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें दो चीज़ें जानने की और है कि एक हो गया तुम्हारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, सैम, ये जो सैम है, ठीक है जी, ये क्या होता है s इंटू एस प्लस वन का अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन, सॉरी s प्लस एस इंटू एस प्लस वन अपॉन इंटू एच अपॉन 2 पाई। जैसे l इंटू एल प्लस वन था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्लियर होगी भाई बात। ये जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेंगे तुम ये बता दोगे, गॉट दिस, ठीक है, ओके। और s कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है, क्लियर होगी भाई बात ये, ठीक। नाउ लास्ट चीज़ है दैट इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूव कर रहा है आइदर ऑन इट्स ओन एक्सिस और हियर अबाउट, लाइक हियर एंड देयर, तो उसमें क्या हो रहा है कि मूवमेंट, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इनफैक्ट स्पिन है मैग्नेटिक मोमेंट लिखो, क्योंकि स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, देखो दो मैग्नेटिक मोमेंट थे, है ना, एक अलग दूसरा था, एक ये अलग है। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है तुम्हारा दैट इज इक्वल टू n इंटू ये जो मैं अभी फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ये आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज n इंटू एन प्लस वन, सॉरी n इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन, और जो यहाँ पे है दिस गिव्स यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n यहाँ पे जो लिया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये लास्ट ठीक है कि टोटल स्पिन की अगर मैं बात करूँ, टोटल स्पिन की अगर मैं बात करूँ, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1/2, ठीक है। यहाँ पे मैं -1/2 भी ले सकता हूँ, ठीक। आई एम जस्ट चूजिंग टू टेक 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई सी भी एक की वैल्यू ले लो, चल जाएगा, ठीक है। टोटल स्पिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंटू हाफ, ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन वी मूव ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या रूल्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, एक एक करके। अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल, अगर मैंने तुमको ये पूछा कि इसका आंसर दो, तो थर्ड शेल का मतलब क्या हुआ, थर्ड शेल का मतलब हुआ n = 3, सबसे पहली चीज़ ये हो गया, ठीक है। थर्ड शेल मीन्स n = 3, n = 3 का मतलब क्या, n = 3 का मतलब है कि l की 3 वैल्यूज़ हो गई, 0, 1 और 2, ठीक है। तो अच्छा 0 मतलब m की कितनी वैल्यूज़ हो गई, 0, l का 1 मतलब m की वैल्यूज़ हो गई -1, 0, 1, 2 का मतलब हुआ -2, -1, 0, 1, 2, क्लियर हो गई ये बात, हाँ है ना, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, 5, 3, 8 और 9, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे m जो होता है वो ओरिएंटेशन भी बताता है, और m की जो वैल्यू होती है टोटल वैल्यूज़, ये ओरिएंटेशन भी बताता है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था, मैंने क्या बताया था, n²। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करोगे किसी शेल में, तो दैट इज इक्वल टू n², 3 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, 9, ठीक है। तो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये बोल रहा है कि कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं है, वो देख लेते हैं चलो पहले, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट देम। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, कोई सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये अगर मैं लिखा है ऐसे 3, 3 + 2 + हाफ, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये n है, ये l है, ये m है और ये स्पिन है, तो n l m s। तो जब भी मैं ऐसे लिखूंगा मतलब इसका ये हुआ, और जगह भी तुम्हें ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इस तरीके से भी लिख लेगा, n = 3, l = 3, m = +2 एंड s = +हाफ, ठीक है। तो ये भी एक वे है, ये थोड़ा लेंदियर वे है, तो आई अवॉइड दिस, मैं ऐसे लिखूंगा, आगे से ध्यान रखना, क्लियर होगी भाई बात, ठीक है। ए ये है, b कहता है 4, 3, 4 - 1/2, C कहता है 1, 0, 1, +1/2, ठीक है। D कहता है 5, 4, 4, सॉरी -4, 0, अच्छा। और E कहता है 6, 5, -5, -1/2, ठीक है। और F कहता है कि 7, 6, -7, 1/2, ठीक है ना। ये
अच्छा एक एक करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, इसमें ये n3 है और जो l की वैल्यूज होती है किससे होती है, 0 से लेकर n-1 तक, तो 3 - 1 0 से लेकर 2 तक हो सकती है, तो इनकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इक्वल है मतलब ये नॉट पॉसिबल, दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। बाकी अगर ये 2 है तो ये +2 भी हो सकता है, ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब यहाँ की बात करते हैं, अगर ये 4 है तो डेफिनेटली 3 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये 3 है तो m की क्या वैल्यूज होती है, -3 to +3 होगी, क्या 4 उसमें लाई करेगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर तुम इसका रीजन लिखना हो तो लिख लेना m की जो वैल्यूज होती हैं वो -l से +l तक होती हैं। यहाँ पे जो l की वैल्यू वो 3 है तो -3 से +3 की होगी, लेकिन यहाँ 4 दी है तो ये भी गलत है। अच्छा अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये 1 है, ये n = 1 है तो ये 0 भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा क्योंकि 0 भी क्या है, 0 ही होगी। अच्छा 0 है तो इसको भी 0 ही होना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू एक ही आएगी, 0, ये नहीं आ सकती, तो इसमें भी सेम रीज़न आ गया, ठीक। यहाँ पे अगर देखो ये 5 है ये 4 है तो डेफिनेटली ये अगर n है ये l है तो ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि -4 to +4 आती है, ये भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, लेकिन ये ओके नहीं है क्योंकि ये +½ या -½ ही हो सकता है, ठीक है। अब बचा क्या तुम्हारा ये वाला इस वाले में देखो n की 6 है तो तुम्हारी ये वैल्यू हो सकती है, अगर 6 है तो ये 5 हो सकती है डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि ये 0 से n-1 मतलब 0 से 6 - 1 तक विच इज़ 5 लाई करता, तो ये दोनों तो ओके। अच्छा ये 5 है तो ये -5 से +5 तक लाई करेगा, तो ये भी ओके है, -5 यहाँ पे आ रही है। अच्छा ये क्या है, -½ तो ये भी, तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा, दिस इज ओके। अच्छा इसमें देखो ये 7 है ये 6 है, ये भी ओके, ये भी ओके, लेकिन ये फिर से वही रीज़न आ गया कि ये इससे ज़्यादा या इसकी लिमिट से बाहर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, दिस विल नॉट एग्जिस्ट, हेंस दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, n+l वैल्यूज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में n+l वैल्यूज़ की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें लेट्स से मैं तुम्हें देता हूँ 1s 2s 3p 5d 6f 7s, ठीक है, इनमें से मैं कोई सा भी तुमको दे दूँ, बट दिस। अच्छा अब मैं तुमसे कहूँ कि इसकी n+l वैल्यू निकालो, n+l वैल्यू मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है n, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा सब शेल। सो सब शेल किसी नंबर के करस्पॉन्डिंग होता है, तो s के करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू 0 होती है, ये l बेसिकली कहें तो ये l रिप्रेजेंट करता है। s के लिए करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू 0, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है, ध्यान रखना। अब देखो n+l क्या होगा इसमें, 1 + 0 = 1, यहाँ पे क्या होगा 2 + 0 = 2, यहाँ क्या है 3 प्लस, अच्छा p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 = 4, यहाँ 5 प्लस यहाँ ये 2 = 7, यहाँ क्या होगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का मतलब हो गया 9, 6 + 3 9, और ये हो गया 7 + 0 7, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर इनफ, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो लिखते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन से वाले क्वांटम नंबर्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, इनफैक्ट मैं बोलता जा रहा हूँ, इनको लिखते रहो। क्वेश्चन क्या है, कौन से वाले क्वांटम नंबर्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, कौन से नहीं हो सकते, n नहीं हो, ऐसे करते हैं n l m s। पहला क्वेश्चन है कौन से वाले फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, ठीक है। जो हो सकता है वो पता है तुमको कि ये होता है, नहीं हो सकते मतलब ये है, तो फर्स्ट वाले का आंसर है कि NLM है जो कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। फिर बोला कौन सा क्वांटम नंबर 0 नहीं हो सकता, एक तो ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से शुरू होती है, ये 0 हो सकता है हमने देखा है, ये भी 0 हो सकता है हमने देखा है, और ये कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी 2 ही वैल्यू है, +½ -½ ठीक है। अच्छा विच कैन नॉट बी नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, कौन सा नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव हो सकता है +½ -½ ठीक है, ये -l से +l तक जाता है, ये 0 से n-1, तो ये 0 से हमेशा ऊपर रहेगा, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, ये भी नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसमें देखो अगर मैं कहता हूँ कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n+ वैल्यू, अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n+l वैल्यू = 5, n+l 5 होगा, ठीक है। तो हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं क्या क्या हो सकती हैं। देखो भाई n की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ, ठीक, तो l की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है ये कॉम्बिनेशन, यस, क्यों, क्योंकि 0 से लेकर n-1, तो 0 से लेकर 4 तक वेरी करेगी, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कौन सा शेल कहलाएगा 5s, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, एक s सब शेल में या s ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं 2, ओके जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला, ये 4 होगा ये 1 होगा, क्या ये पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसकी 0 से लेकर 3 तक, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 3 तक वेरी करेगी, 1 उस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा 4 और 1 का मतलब हो गया p, ठीक है। p में मैं तुमको बता चुका हूँ 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 भर सकते हैं, तो हम 1 2 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 6 आ सकता है,
ठीक। अच्छा, अब हम बात करेंगे फ्लेक्स की। 3+2 ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या ये पॉसिबल है? ये 3 है और ये 2 है, तो इसके लिए क्या आएगा? 0, 1 और 2 आएंगे ना इसकी वैल्यूज़, तो 2 ये भी विद इन रेंज है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर सकता है। 3D आ जाएगा ये, 3D। ठीक है। डी में क्या होता है? 5 होते हैं, 5 और बांट लो तो 2 इसमें 2 इसमें, तो टोटल मिला के 10 आ गए। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो 18 आ गया। दैट इज़ द आंसर। ठीक है। अगर n+l वैल्यू 5 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग दिस वैल्यू 18। ठीक है जी।